नमस्ते। स्वागत है आपका। ज्ञान ज्योति विद अंकित सर। कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप हम लोग पढ़ रहे थे, आज की क्लास है आपकी विज्ञान, साइंस। और साइंस में पिछले हमने 2 क्लास लिए थे, 3 क्लास। और 3 क्लास में हम लोगों ने कुछ विज्ञान की बेसिक जो जानकारियाँ थीं, जहाँ से हमारे विज्ञान का बेस होता है, वहीं से हमने जानकारी की थी। जैसे हमने विज्ञान क्या थी, अब विज्ञान को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एक अच्छा 10 की दृष्टिकोण से अगर देखें तो मुख्यतः वहाँ पे 3 हमें विज्ञान पढ़नी पड़ती हैं। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 विज्ञानें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसमें हमने कुछ पदार्थ वगैरह पढ़े थे कि रसायन विज्ञान क्या होती है, भौतिक विज्ञान क्या होती है और जीव विज्ञान क्या होती है। फिर हमने पदार्थ जब पढ़े थे तो पदार्थ आप जानते हो, पदार्थ दुनिया का ऐसा मतलब हो जिसके अंदर ये गुण हो कि वो स्थान घेरता हो, उसका कोई द्रव्यमान हो, उसका कोई भार हो, उसके अंदर जड़त्व का गुण हो। तो ये सब सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? पदार्थ में। पदार्थ या ऊर्जा भी हम कह सकते हैं, एक ऊर्जा भी क्या है? पदार्थ ही है। तो दुनिया या ब्रह्मांड का निर्माण किससे हुआ है हमारा? दुनिया या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ पदार्थ और ऊर्जा से मिलकर के हुआ है। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या चीजें हैं? पदार्थ और ऊर्जा। अब हम पदार्थ को जब पढ़े थे तो पदार्थ को ये चीजें हमने बताई थी कि कैसा क्या पदार्थ होता है। फिर पदार्थ को 3 मुख्यतः भागों में पढ़ा था कि ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद में पदार्थ की चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा। फिर 5वीं अवस्था होती थी बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट का नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सत्येंद्र नाथ बोस थे, उनके वैज्ञानिक उनके वैज्ञानिक के नाम के सम्मान में ही ये बोस कर दिया गया। आइंस्टीन भी एक वैज्ञानिक थे, तो बोस और आइंस्टीन, जो सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन के सम्मान में इस पदार्थ का नाम रखा गया है। फिर इसके बाद में हमने रासायनिक संगठनों के आधार पर पढ़े थे पदार्थ कि रासायनिक अगर संगठनों के आधार पर अगर हम बांट के इन्हें पढ़े तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। और वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं? एक आपका पदार्थ होता है तत्व, रासायनिक संगठन के हिसाब से। फिर तत्व के बाद में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो उसमें फिर हमने बताया था यौगिक। क्योंकि कई तत्व जब मिलते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तो निश्चित अनुपात से जब मिलकर के बनते हैं उन्हें उन्हीं को कहते हैं यौगिक। और आप तत्व जानते हैं, तत्व का मतलब है किसी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन से उसे छोटे या विभक्त नहीं कर सकते हैं, उसे तोड़ नहीं सकते हैं, तत्व कहते थे। ऐसे ही जब यौगिक हमने पढ़ लिया थी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर के एक निश्चित अनुपात में कोई पदार्थ बना के जब तैयार करते हैं तो उसे यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। फिर मिश्रण के बारे में पढ़ा था। मिश्रण क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक मिलते हैं, जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है? मिश्रण आपका। और मिश्रण आप जानते हैं कि एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे हम पढ़ सकते हैं, जैसे पदार्थ की अगर बात करें, पदार्थ को हम एक प्रकार से और बांट सकते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के अंतर्गत ये तत्व वगैरह आ जाता है, यौगिक वगैरह आ जाता है। अशुद्ध के अंदर आ जाता है आपका मिश्रण, विषवांगी और मिश्रण के अंदर भी पढ़ते हैं। इसके बाद में अगर हम पढ़ें, आप तक जान तो गए कि तत्व के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो तत्व आप जानते हैं कि दुनिया अभी तक तत्वों की खोज कितनी हो चुकी है? लगभग 120 तत्व तो ज्ञात किए जा सकते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व आपको मौजूद मिलेंगे, उसमें रखा गया है। तो जो 118 तत्व हैं अब तक खोजे जा चुके हैं, तो तत्वों का हम वर्गीकरण करके पढ़ेंगे। यानी हम अगर पदार्थ को दोबारा पढ़ें तो तत्व एक पदार्थ है, और तत्व को जब दोबारा पढ़ेंगे उनके इलेक्ट्रॉन दान और ग्रहण करने के आधार पर मुख्यतः 2 भागों में बांटे गए हैं पदार्थ। एक को कहते हैं धातु, दूसरे को कहते हैं अधातु। और एक इसमें भी उपधातु होता है। यानी धातु और अधातु दोनों जब गुण पाए जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं उपधातु। तो मुख्यतः हम अगर आयन को ग्रहण करना या दान करना, तो आयनों के आधार पर अगर देखा जाए तो तत्व को 2 प्रकार से, यानी पदार्थ को और हम पढ़ेंगे धातु और अधातु के रूप में। यहां तक हमने कल क्लास की थी।
तो आज हम पढ़ेंगे तत्व में ही, अगर देखा जाए हम परमाणु सबसे पहले पढ़ेंगे। वहां तक तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। अब इसके बाद में हम इसके आगे क्या पढ़ेंगे? परमाणु। तो देखो परमाणु क्या होता है, अगर परमाणु के बारे में पढ़ना चाहेंगे हम। परमाणु क्या होता है? परमाणु तो एक हेडिंग डालो और फिर इसमें लिखो, यानी वह सूक्ष्म कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, इसे क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। परमाणु के 3 भाग होते हैं। तो आप परमाणु के बारे में जैसे जान लें, तो परमाणु ये होता है कोई भी मतलब है तत्व, उस तत्व का एक परमाणु होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर इस तरह बाहर क्या होते हैं? कक्षक। और कक्षक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये मूल कण होते हैं परमाणु के 3। तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है, यानी ऐसा सबसे छोटा हिस्सा होता है, ऐसा सबसे छोटा हिस्सा होता है पदार्थ का कि जिसे तोड़ा जाए तो वो टूटेगा नहीं, और इतना छोटा कर दिया जाएगा वो स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यानी ये वायुमंडल है, यहाँ वायु है, और जहाँ वायुमंडल होगा तो वहाँ ऑक्सीजन होगी। आप जानते हैं ऑक्सीजन है हमारे पास 21%, सबके आसपास है। और ऑक्सीजन जब 21% है तो ऑक्सीजन के साथ साथ में जो आप जानते हो कि ये ऑक्सीजन बनी है, पर ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के ये परमाणु हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं जो हमारे बीच में मौजूद है, ये ऑक्सीजन के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। ये ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन के ये परमाणु नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु होते हैं, परमाणु जो भी हो गए किसी भी तत्व के, वो परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह ही नहीं सकते हैं। हाँ, अपवाद के रूप में मान सकते हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं वो पाई जा सकती हैं, पर वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। वो मतलब रासायनिक अपक्रिया में जो परमाणु होंगे उनके भाग ले इधर, इसकी बात हम कर रहे हो। चलो वो बात हम बाद में करें जब वो क्रियाएं पढ़ेंगे, अक्रिया। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन का एक परमाणु ये और एक परमाणु ये ऑक्सीजन के परमाणु जब दो आपस में मिलेंगे तो ऑक्सीजन का ये अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अणु। तो इतना ध्यान रखना कि ऑक्सीजन जो भी परमाणु होंगे वो परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, लेकिन हाँ परमाणु जो होंगे वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि कभी भी परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। लेकिन जो अणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और वो लेकिन हाँ वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जो अणु होते हैं, परमाणु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते लेकिन वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे। तो परमाणु के बारे में इतनी जानकारी आपको रहनी चाहिए। तो इससे पहले हम लिखा रहे हैं कि आप परमाणु के बारे में लिखिए। तो लिखो, परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। लिखो परमाणु के बारे में, हेडिंग डालो, परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। परमाणु को इंग्लिश में कहेंगे एटम। तो लिखो, वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परंतु रासायनिक अभिक्रिया भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं।
ठीक है। अब आगे लिखना है कि परमाणु 3 प्रकार के होते हैं। परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण 3 होते हैं, 3 होते हैं। लिखोगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करते हैं ई, और इधर इसके ऊपर माइनस, क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश होता है इसलिए। और इसकी खोज की थी जे जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे जे थॉमसन। कभी कभी टॉमसन भी पढ़ते हैं, थॉमसन। तो ध्यान रखना जे जे थॉमसन, थॉमसन। क्योंकि इंग्लिश वर्ड है ना, कभी कभी टी एस को टा 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 पढ़ देते हैं। और आप प्रोटॉन के बारे में जानते हैं, तो प्रोटॉन के बारे में लिखो प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन इन्होंने खोज की थी। इसके बाद में आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन से लिखते हैं और इसे पी प्लस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक। चैडविक। ध्यान रखना कभी कभी क्या होता है कि गोल्डस्टीन की जगह पे प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड लिख के आता है। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने ही की थी, रदरफोर्ड ने इसका नामांकन शायद किया था, इस वजह से वहां पे नाम आता है। तो लेकिन ये निश्चित आप ध्यान रखना कि गोल्डस्टीन ही है। तो ये 3 कण हैं आपके मूल कण, किसके? परमाणु के। यानी परमाणु जब आप पढ़ेंगे तो परमाणु में 3 कण पाए जाएंगे। अब देखो परमाणु भी एक मतलब छोटा सा कण है, और छोटे से कण में भी क्या है? 3 मूल कण है। उसे मतलब स्वतंत्र अवस्था में इतना छोटा होता है जिसे स्वतंत्र अवस्था में देख ही नहीं सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाया ही नहीं जाएगा, इतना छोटा होता है। फिर भी आप देखो कि उसमें भी 3 कण पाए जाएंगे। और वो मूल कण 3 कौन कौन से होंगे? एक तो क्या होगा? प्रोटॉन। इसीलिए जो क्या नाम आपका नाभिक होता है परमाणु का, वो प्लस में होता है, क्योंकि प्रोटॉन उसके अंदर पाया जाता है। और यहाँ न्यूट्रॉन होता है यहीं इसी में। तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन का मतलब न्यूट्रल, यानी कोई भी उस पर क्रिया, ना प्लस का निशान होगा, कोई आवेश नहीं होगा। और परमाणु के जो बाहर होता है कक्षा परमाणु के, तो उन कक्षकों में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन तेजी से। तो इतना आप लिख सकते हैं। और जो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने। परमाणु की सिद्धांत उन्होंने दिया था डाल्टन ने। उन्होंने कहा था परमाणु एक ऐसा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये आप इतना लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। हटा, ठीक है। तो देखो अब आगे क्या पढ़ना है? अणु। अब पढ़ेंगे हम अणु क्या होता है। ये आप ध्यान रखना, ये केमिस्ट्री के टेल वर्ड आप समझो, समझ रहे हो? अणु पढ़ेंगे।
तो अणु के बारे में क्या होता है कि देखो, अणु ये होता है कि जो स्वतंत्र अवस्था में, मतलब किसी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और जो अणु होता है वो अणु कई मतलब परमाणुओं से मिलकर के बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के क्या बनता है, अणु। अब जैसे मान लो अभी हमने आपको बताया ये हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी तक तो ये परमाणु है। ऑक्सीजन भी अभी तक क्या है, परमाणु है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अभी परमाणु है। इसके बाद में अगर आप कहें नाइट्रोजन भी क्या है, अभी परमाणु है। पर जब इस ये अणु कब बनेंगे, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया होगी, यानी हाइड्रोजन का एक परमाणु और फिर एक हाइड्रोजन का परमाणु, तो हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे और हाइड्रोजन परमाणु के साथ जब मिलेंगे तो ये बनाएगी H2 गैस। यानी हमारे बीच में जो हाइड्रोजन गैस है वो अणु के रूप में उपस्थित होती है, अवस्था में पाई जाती है, न कि परमाणु की अवस्था में। ऐसे ही जब ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के भी परमाणु बोले जाएंगे, क्या बोले जाएंगे, परमाणु बोले जाएंगे। और आप जानते हो कि ऑक्सीजन के बाद में जब एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, जब मतलब दो ऑक्सीजन आपस में जब मिलेंगे तो एक ऑक्सीजन का ये परमाणु और ये परमाणु, तो ऑक्सीजन के जब दो परमाणु मिले तो क्या बना, ऑक्सीजन गैस। यानी जो हमारे बीच में यहाँ पे हम सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे जो बैठने वाले जितने भी लोग हैं, आप ऐसे समझो कि आप ये बता सकते हैं कि यहाँ गैस है ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे हाँ है। पर वो ऑक्सीजन गैस के परमाणु के रूप में है, नहीं। ऑक्सीजन गैस यहाँ पे किसके रूप में है, अणु के रूप में है। क्योंकि परमाणु जो होते हैं वो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, वो किस अवस्था में रहेंगे, अणु के रूप में। तो जितने भी आपको पाए जाएंगे ये सब के सब कायम होते हैं, अणु के रूप में पाए जाते हैं। परमाणु अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि परमाणु क्या होते हैं, कि परमाणु क्या होंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन हाँ वो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। जितनी हम रासायनिक अपक्रिया अभी आगे पढ़ेंगे केमिस्ट्री, तो उसमें क्या कौन भाग लेंगे, परमाणु। अब आप जब रिएक्शन करते हैं, संतुलित रिएक्शन और असंतुलित रिएक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि संतुलित रिएक्शन का मतलब होता है कि जब रिएक्शन होगी, रासायनिक अपक्रिया होगी, तो रासायनिक अपक्रिया के बाद में जब बनता है कोई नया पदार्थ, यानी उसे उत्पाद कहते हैं, तो दोनों पक्षों में क्या होना चाहिए, दो पक्ष होते हैं जब रासायनिक अपक्रिया होती है, तो दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए रासायनिक अपक्रिया में, तभी उसे हम संतुलित रिएक्शन मान सकते हैं। अन्यथा जब अगर आप बराबर नहीं करोगे तो उसे असंतुलित रिएक्शन मान लेंगे, यानी वो रिएक्शन आपकी कैसी होगी, गलत होगी। तो ध्यान रखना, परमाणु जो होते हैं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो इसीलिए जो भी हमारे बीच में मौजूद जितनी भी गैसें होती हैं या कुछ भी होता है, वो सब के सब टोटल काय में होते हैं, अणु के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के जब परमाणु मिलेंगे तो नाइट्रोजन गैस बन जाएगी, क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन गैस। क्या आप इतनी बात समझ पाए। तो ये अणु अणु के बारे में था। तो अणु के बारे में आप लिखेंगे किसी पदार्थ का, लिखो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, या जो स्वतंत्र स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, अवस्था में पाए जाते हैं, परंतु लिखो, परंतु रासायनिक अपक्रिया में, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। क्या कहलाएंगे, अणु कहते हैं, लिख देना, अणु कहते हैं। अब उदाहरण में अगर लिखना चाहें तो एग्जाम्पल में ये लिख सकते हैं। लिखिए एग्जाम्पल में ये,
जो भी अभी आपको समझाया था। लिख लिया, एग्जाम्पल लिख लिया। अब देखो इतनी अगर आप बात समझ पाए तो लिख लो, आप अगली हेडिंग डालो परमाणु क्रमांक, यानी कोई भी तत्व होता है उस तत्व के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं। देखो क्या लिखा आपने, तो लिखो इसमें, लिखो जल्दी फटाफट। देखो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणुओं के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं। तो क्या लिखा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कक्षाओं में उपस्थित, आगे लिखो इसमें काम, कक्षाओं तथा, ऐसे लिख सकते हैं, तथा कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षाओं में उपस्थित प्रोटॉनों, सॉरी, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है, परमाणु क्रमांक को दर्शित करती है, क्या इतनी बात आप समझ पाए? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे मान लो ये 11 नंबर का कोई तत्व है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है, कोई तत्व है उसका कितना है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। यानी मान लो 11 किसका होता है, सोडियम का। तो जो सोडियम का ये परमाणु है तो हमने लिखाया कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करती है। जैसे ये मान लो परमाणु है और परमाणु किसका है, सोडियम का, किसका है, तो इसमें ये इसका मतलब है कि सोडियम का ये परमाणु है तो इसका मतलब है इसमें इसके जो नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी रही होगी, 11। और जो इसके नाभिक के बाहर कक्षा है उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी, 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रही होगी। तो जो परमाणु होता है, यानी परमाणु क्रमांक की हम जो बात करेंगे, परमाणु क्रमांक आगे पढ़ना पड़ेगा तो परमाणु क्रमांक की वगैरह हम उसका सीख भी नहीं सकते हैं। तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसे क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करती है। यानी जब भी हम आपसे पूछें कि या आपके दिमाग में आए, हम जब भी आपसे पूछें या आप इतना पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में या कक्षा 9 से स्टार्ट करें, कक्षा 11 पढ़ें, कक्षा 12, तो परमाणु क्रमांक हम जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात पहले सोचने की ये मतलब बनती है, सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि परमाणु क्रमांक आखिर होते क्या हैं। तो परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है
कि नाभिक में जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, और परमाणु का जो कक्षक होते हैं ना, कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसी को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। यानी परमाणु क्रमांक जो प्रदर्शित करते हैं, लिखते हैं, उसका मतलब होता है कि उस परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होगी और इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उसी को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। यानी जैसे हमने मान लिया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि इसके नाभिक में प्रोटॉन कितने रहे होंगे। अगर हम कहते हैं, फिर ये भी जान जाना कि उसके जो कक्षा होंगे उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11। जैसे हम अगर आपसे कहते हैं कि कैल्शियम है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 20 है, तो आप इतना जान जाएंगे जो कैल्शियम परमाणु है, उस कैल्शियम परमाणु के नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 20। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 20 रही होगी, और परमाणु के जो कक्षक होंगे उन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 20। तब इसे प्रदर्शित करते हैं। क्या आप इतनी बात समझ पाए? इतनी बात अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात। तो देखो, कुल मिला के हमने अभी आज तक क्या पढ़ा है। अभी हमने एक बात बताई थी परमाणु के बारे में। जैसे हम रासायनिक अपक्रिया करते हैं, मान लो ये H2 है, ये 2H2 मान लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लो, O2। और जब इसकी रिएक्शन कराओगे आप, तो जानते हो यहाँ जो हाइड्रोजन उपस्थित है रासायनिक अपक्रिया में हैं, तो ये जो रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक जब अपक्रिया होगी तो क्या बन जाएंगे, 2H2O, ये बन गया। रासायनिक अपक्रिया में क्या होंगे, परमाणु भाग लेंगे, लेकिन वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे। रासायनिक अपक्रिया में आप जो देख रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया में जो आपकी रिएक्शन हुई है यहाँ पर, तो रिएक्शन जो आपकी हुई, इस रिएक्शन का मतलब आपसे क्या है कि इसमें परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और इधर जो 2H2 बन गया। यानी रासायनिक अपक्रिया में परमाणु भाग तो लेते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। स्वतंत्र अवस्था में क्या होगा, अणु होंगे, लेकिन वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2 अणु हैं, किसके, हाइड्रोजन के। कितने अणु हैं, 2। ऑक्सीजन के 1 अणु है, यानी जो ऑक्सीजन के परमाणु पूरा बना, लेकिन ऑक्सीजन के अणु 1 हैं। तो यहाँ स्वतंत्र अवस्था में अणु है तो, लेकिन भाग नहीं ले रहे। भाग कौन ले रहे, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु भाग ले रहे हैं। ध्यान रखना, परमाणु और अणु के बीच में इतना अंतर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो आज के क्लास इतना ही। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।